अब आपको बताएं, मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का केस तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का हतमी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया गया। चालान में बताया गया है कि मुस्तफा आमिर के फोन की आखिरी लोकेशन अरमगान के घर की आई है। मुस्तफा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले अपने दोस्त राफी को कॉल की थी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस है, हाई प्रोफाइल केस है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का हतमी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया गया। चालान में बताया गया कि मुस्तफ़ा आमिर के फ़ोन की आखिरी लोकेशन अरमगान के घर की आई है। मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले अपने दोस्त राफे को कॉल भी की थी। मुल्ज़िम अरमगान और शराज मुस्तफ़ा आमिर को बलूचिस्तान लेकर गए। उनकी हमदर्द यूनिवर्सिटी की लोकेशन भी मिल गई है। चालान का मतन, चालान में ये भी लिखा गया है कि केस के 2 ऐनी शाहिदीन, एक सुजुकी वाला और एक होटल वाले के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। मुल्ज़िम अरमगान और शराज का सुजुकी से बलूचिस्तान से कराची वापस आए, इसकी CCTV भी हासिल कर ली गई है। हमारे साथ जवाद आसिफ मौजूद हैं। जवाद, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का हतमी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया गया है। चालान में बताया गया है कि जो मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी लोकेशन है वो मुल्ज़िम अरमगान के घर की आई है, जबकि जो शरीक मुल्ज़िम है उसकी लोकेशन भी मुल्ज़िम अरमगान के घर की आई है। जबकि ये भी कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले अपने दोस्त राफे को कॉल किया था। राफे का बयान भी कलमबंद कर लिया गया है, जबकि जो है अरमगान ने जो है वो उस जगह की भी निशानदही की है जहां पर उसे जलाया गया था। उसके हवाले से 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं और अभी फोरेंसिक रिपोर्ट भी मौसूल हो रही है। लिहाजा उसके बाद जो है वो ये चालान अदालत में जमा करवाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सोल्जर बाजार में वकील के कत्ल का केस, मुकदमे में नामजद 3 मुल्ज़मान ने हिफाजती जमानत हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम हबीबुर रहमान, बासित और न्याज की 10 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की है। अदालत का मुल्ज़मान को 80,000 फीकस के मचलके जमा करवाने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए जी, वकील के कत्ल का ये मामला है जहाँ पर जो नामजद मुल्ज़मान हैं उन्होंने आज हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। मजबूरी तौर पर 3 मुल्ज़मान ने दरख्वास्त से जमानत दायर की है। ये अदालत ने आज मुल्ज़िम हबीबुर रहमान, बासित और न्याज की 10 रोज़ा हक के लिए हिफाजत जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्ज़िमान को 80,000 फीसद के मसले जमा कराने का हुक्म दे दिया है। वकील सफाई अहमद जमील का कहना है कि दरख्वास्त गुजारों को बदनीति की बुनियाद पर मुकदमे में नामजद किया गया है। पुलिस और मुद्दे मुकदमे की मिली भगत के बाद दरख्वास्त गुजारों के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करना मुश्किल है। अहमद जमील एडवोकेट का यह भी कहना है कि मुतल्लिका अदालत से रुजू करने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ज़ैफुल उम्र खातून को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मियाँ बीवी अदालत में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। ज़ैफुल उम्र खातून को कत्ल करने का मुकदमा, जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर में केस की समाअत हुई। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मियाँ बीवी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमा फाइजा और उसके शोहर महमूद के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर इमदाद सोलंगी ने अहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए बताया कि केस के मफरूर मुल्जिमान और सोना बरामद करना है, इसलिए मजीद रिमांड हासिल किया है। मौजूद अदालत ने 4 दिन का रिमांड दिया और बाकी जो है ये आला कत्ल को जो फ्रांसिक में भेजना है और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं। होने के बाली के लिए इंशाल्लाह कोशिश लगी हुई है हमारी, और इस मुल्ज़िमा ने बोला है कि कभी क्या बात करती है, कभी क्या बात करती है, और इंशाल्लाह वो भी रिकवर हो जाएगी। CTD के मुताबिक मुल्जिमा फाइजा ने 60 साल की सफिया को कत्ल करके अपने शोहर के साथ उसकी लाश संदूक में डालकर फेंक दी थी। मुकदमे की तफ्तीश CTD गार्डन कर रही है। मोहम्मद जवाद आसिफ, City 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 14 अगस्त को बंद रहेगा। PSX ने जुमेरात को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने का नोटिस जारी कर दिया। PSX के जनरल मैनेजर और चीफ मार्केट ऑपरेशन ऑफिसर जवाद एच हाशमी के जारी करदा नोटिस के मुताबिक ये तातील कौमी दिन की मुनासबत से दी जा रही है। तमाम TRI सर्टिफिकेट होल्डर्स, अमले और मुतल्लिका फरीकैन को आगाह कर दिया गया है। नोटिस में तमाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी गई है।
सिंध एक बार फिर बाजी ले गया। खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली में सबको पीछे छोड़ दिया। माली साल 2025 में रिकॉर्ड 27.5% इजाफा किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 284 अरब रुपए का टैक्स जमा किया, जिसमें कराची ने 98% का बड़ा हिस्सा डाला। अशरफ खान की रिपोर्ट। खिदमात पर सेल टैक्स वसूली में सिंध एक बार फिर नंबर 1। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान पीछे। सिंध ने सबको मात दे दी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 284 अरब रुपए वसूल किए, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 27.5% जायद हैं। जबकि माली साल 2024 में सिंध की वसूली 222 अरब 75 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची ने इस साल भी 98% टैक्स में बड़ा हिस्सा डाला। चारों सूबों की मजमूई खिदमात पर सेल टैक्स वसूली माली साल 2025 में 612 अरब 42 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल से 21.36% जायद है। इस वसूली में सिंध का हिस्सा 46.37% रहा, जो गुज़िश्ता साल के 44.14% से बढ़ गया। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने 264 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा ने 41 अरब रुपए और बलूचिस्तान ने 23 अरब रुपए जमा किए। माहिरीन के मुताबिक आइन के तहत खिदमत पर सेल टैक्स वसूली सूबे खुद जमा करते हैं और सिंध इस दौड़ में मुसलसल बरतरी बरकरार रखे हुए है। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $5 सस्ता होने पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 500 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 429 रुपए कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $5 सस्ता होकर $3,356 फी औंस पर आ गया। इस कमी का असर मकामी सराफा मार्केट में भी देखा गया, जिससे 1 तोला सोना 500 रुपए सस्ता होकर 3,58,300 रुपए का हो गया है और 10 ग्राम सोना 429 रुपए कमी से 3,70,184 रुपए पर आ गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 4,013 रुपए पर ही बरकरार रही है। कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल का पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार। एसोसिएशन को 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने की रकम खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर समाअत करते हुए करार दिया कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क में आटे की कीमतों को फिक्स करके कंपटीशन एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी की। एपलेट ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ने एसोसिएशन की जानिब से कीमतों के तयन से मुतालिक फैसले का दिफा किया, जिस पर कंपटीशन कमीशन के नुमाइंदे ने वाज़ेह किया कि कंपटीशन एक्ट के तहत किसी एसोसिएशन की जानिब से कीमतों का तयन करना एक गैर कानूनी अमल है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसले को बरकरार रखते हुए जुर्माने की रकम में कमी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 75 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,47,005 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,47,976 पॉइंट्स तक गया। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स में 75 पॉइंट्स का इजाफा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। मार्केट ने दिन का इख्तिताम बुलंद तरीन सतह पर किया। 100 इंडेक्स में 75 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,47,005 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,47,976 पॉइंट्स तक गया। मार्केट तजियाकारों के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमरीका और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मुस्बत खबरों ने सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा किया। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो दौरा अमरीका हुआ है, तो उसमें उनकी वापसी के बाद अब उम्मीद है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुक मज़ीद बेहतर होंगे, मज़ीद डेवलपमेंट होगी बिज़नेस के हवाले से। तो एक अच्छा साइन है, जिसकी वजह से जो ताजरों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। अव्वल तो ये है कि पाकिस्तान की सियासी और इकनॉमिकल जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत हो गई है। अब देखें, दौरा अमेरिका का में जो जनरल साहब ने किया है, तो उसमें आप देखो वहाँ से भी इनको बहुत सारी कामयाबी मिली और बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सरमायाकारों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो इंडेक्स आइंदा दिनों में मजीद नई बुलंदियां छू सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश में 1 सिटी 21।
कराची डाकुओं के हवाले, शहरी सड़कों पर कत्ल होने लगे। डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी कातिल, मुश्तइल शहरियों ने एक डाकू को तशद्दुद करके जान से मार डाला, दूसरा पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। कोरंगी 1.5 नंबर में 3 डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। शहरियों ने डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा जख्मी जबकि तीसरा फरार। न्यू कराची में डाकू की फायरिंग से होटल पर बैठा शहरी जान से गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, SHO जमान टाउन को मुअत्तल कर दिया गया। इन तमाम खबरों की तफसीलात लेंगे मुबशर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि शहर कायद जो है वो शहर कायद में वारदातों का सिलसिला जो है वो ताल थम न सका और मुलजिमान ने डकैती मज़ामत पर 2 शहरियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं बात करूँ गुज़श्ता शब की तो कोरंगी 1.5 नंबर का ये मकाम है जहाँ 3 मुसल्लह मुलजिमान ने एक शहरी को डकैती मज़ामत के दौरान जो है वो जहाँबाग कर दिया था, जिसके बाद इलाका मकीन जो है वो मुश्तइल हुए। एक डाकू जो है वो मौके से फरार हो गया, एक को जो है वो दबोच कर बहेबाना तशद्दुद किया गया, जिसमें वो मौके पर जो है वो जांबाक हो गया। दूसरा जो एक डाकू था वो फरार हुआ कुछ फासले पर वाई एरिया का ये मकाम है कोरंगी का, जहाँ से उसको जो है वो पकड़ लिया गया इलाका मकीनों की जानिब से। उसके बाद पुलिस को बुलाकर जो है वो हवाले कर दिया। एक इसी शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू जो है वो जहाँबाग हो गया, जिसकी शनाख्त काशिफ के नाम से हुई। फरार डाकू की शनाख्त मुदस्सिर, जबकि जो हिरासत में लिया गया है उसकी शनाख्त समीर के नाम से हुई है। दूसरा मकाम है न्यू कराची का, जहाँ इसी तरह जो है वो डकैती मज़ामत के दौरान एक शहरी को जो है वो फायरिंग की गई और लुक्म अजल जो है वो बना दिया गया। इस जो कोरंगी का मकाम है इसमें जो वाक़या गुज़श्ता शब पेश आया है, उसके बाद SSP कोरंगी हैं तारिक नवाज़, उनकी जानिब से फौरी तौर पर SHO जमान टाउन गुलाम नबी आफरीदी को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अगर बात की जाए कोरंगी में जाने वाले शख्स की, तो उसकी शनाख्त जो है वो मकतूल गुलाम अनवर के नाम से हुई है, जिसका आबाई ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर से था। बुरसा मकतूल की मैयत को जो है वो तदफीन के लिए वहाँ जो है वो रवाना कर ले गए हैं तदफीन के लिए भावलपुर के मकाम पर। साथ ही जो सलीम थे मकतूल के भाई, उनका कहना है कि कड़ी से कड़ी जो है वो जो गिरफ्तार मुलजिम है उसको सज़ा दी जाए कि भाई जो है वो यहाँ मेहनत मजदूरी करता था, जहाँ मुलजिमान आए और डकैती मज़ाहमत पर जो है वो फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। दूसरी जानिब जो है वो न्यू कराची का मकाम है, वहाँ भी जो है वो शहरी को डकैती मज़ाहमत के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग करके जो है वो जामाक कर दिया। बात की जाए अगर कि पुलिस का जो है वो पुलिस के एक जानिब जो है वो दावे होते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, फ़ाल कर दिया गया है। इसी तरह पुलिस की स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। वहीं दूसरी जानिब आए रोज़ जो है वो टारगेट किलिंग के वाक़यात हम मुख्तलिफ मकामात पर रिपोर्ट करते हैं और इसी तरह चंद घंटों के दौरान जो है वो 2 शहरियों को मुलजिमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़ये का मुकदमा जो है वो कोरंगी का मकाम का वो थाना जमान टाउन में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश भी जो है वो मज़ीद जो गिरफ्तार मुलजिम है समीर, उससे की जा रही है। डाकू का कहना है कि हम जो है वो कोरंगी बंगाली पारा के मकाम पर रहते थे और बेशतर वारदातों में जो है वो मुलविस रह चुके हैं। जी ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि अफसरान अमन के दावे करते नज़र आ रहे हैं कि हम अमन कायम करने में कामयाब हो रहे हैं, कराची में अमन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम यहीं सिटी 21 पर बैठकर रोज़ तकरीबन आधा दर्जन लोगों के हवाले से तो बता रहे होते हैं कि कोई किसी तरह कत्ल हो गया, कोई किसी तरह मारा गया। तो ये कैसा अमन है जो शहरियों को नज़र नहीं आ रहा? जी, जैसा कि आए रोज़ जो है वो आला सतह इजलास होता है IG की जो है सरबराही में, इसी तरह एडिशनल IG की और मुख्तलिफ मुशावरत कमेटीज़ भी जो है वो कायम की जाती हैं। आए रोज़ मुख्तलिफ अजला के SSPs तफ्तीशी अमला जो है वो उसी मीटिंग में मौजूद होता है। पुलिस एक जानिब जो है वो ये भी चीज़ें नज़र आती हैं कि पुलिस जो है वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ अजला में क्रैक डाउन कर रही है। बेशतर जो अड्डे हैं उनको भी मस्मार किया गया है। बिलखसूस ये वेस्ट का मकाम है जहाँ मुकम्मल तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो है वो मंशियात के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन जारी है। वहीं दूसरी जानिब जो है वो सवालिया निशान है कि पुलिस मंशियात के अड्डे भी मस्मार कर रही है, मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार कर रही है। वहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो दनाते फिर रहे हैं। कहीं डकैती मज़ामत के दौरान
فائرنگ کر کے زخمی کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے سب سے ہاٹ اسپاٹ جو مقام ہے ڈکیتی مزاحمت کے دوران فائرنگ کر کے شہریوں کی جانیں لینا اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو ہیں، یہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں آئے روز جو ہے وہ اس طرح واقعات ہم رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم اس حوالے سے آگاہی بھی جو ہے وہ ناظرین کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ پولیس چوکی کے باہر مسلح ملزمان جو ہے وہ ہدف بنا کر قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چند روز قبل جو ہے وہ ضلع شرکی کے مقام پر بھی جو ہے وہ مسلح ملزمان نے فائرنگ کی، تو یقینی طور پر پولیس پر تفتیش بھی ہے پولیس پر کہ پولیس جو ہے وہ جہاں دعوے کرتی ہے وہیں دوسری جانب پولیس کام بھی کرتے دکھائی دیتی ہے۔ جہاں چند روز قبل جو ہے وہ گارڈن ایسٹ کے مقام پر ناصر تنولی جو کہ سینئر ایڈوکیٹ تھے، ان کے قتل میں ملوث محسن نامی ملزم کو جو ہے وہ پولیس نے چند گھنٹوں کے دوران گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیشتر چند جو اضلاع ہیں ان میں نفری کم ہوتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ایریے میں گشت کو بھی بڑھایا جائے اور جو ہے وہ جرائم پر قابو پایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان آنے والے چند روز میں جو ہے پولیس کی جانب سے مزید کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے اور جو اعداد و شمار ہے دیکھنا یہ ہے کہ مزید کون سے حکمت عملی اپنائی جاتی ہے پولیس کی طرف سے۔ بہت شکریہ مبشر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق اور والد کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری مقتولین کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انتہائی افسوس ناک واقعہ جو تواتر سے اس شہر کراچی میں ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک حادثہ اور اس کے بعد دوسرے حادثے کا انتظار، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جس قسم کی اس معاملے پہ قانون سازی کرنی ہے، ہم پوری طرح اس کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا سدباب کیسے ہوگا، کون روکے گا اس کو؟ ابھی جس باپ سے میں مل کے آ رہا ہوں، اس کی 22 سالہ جوان بیٹی مانور اپنی شادی کی تیاری، اپنی چیزیں باپ سے ضد کر لے رہی تھی، سب کچھ چھوڑ گئی یہیں پہ۔ اس کا بیٹا شاہ رخ، اس کی ماں اس کے بغیر سوتی نہیں تھی رات میں، وہ اپنے باقی بچوں سے کہہ رہی ہے کہ اسے واپس لاؤ۔ کیسے واپس لائیں؟ انسانیت جب ختم ہوتی ہے تو پھر لسانیت جنم لیتی ہے۔ جب ذرا غور سے سن لینا، جب انسانیت ختم ہوتی ہے تو لسانیت جنم لیتی ہے۔ ہم قانون سازی کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو خونی ڈمپر ہے جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، جس نے انہیں کچلا، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، لائسنس نہیں تھا تو کس نے اجازت دی؟ یہ قانون سازی پر ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ڈمپر ڈرائیور کو، ٹرک ڈرائیور کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کو کچل رہا ہے، وہ چاہے مہاجر ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو۔ اس کا مطلب کچلنے والے کی قومیت سے لسانیت نہیں جوڑنی، وہ تو کچلے جانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مہاجر بھی ہو سکتا ہے۔ بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ بھی وہ پٹھان تھا، جو پہلے بچہ کچلا گیا وہ پٹھان تھا، بچہ پیدا ہوا۔ تو ہم یہ تاثر نہیں دیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلم ورک کے لیے اتنا